हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप यू ऑल आर वेल। तो फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है, हमने क्लास 10th के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप स्टार्ट किया था और ये इस चैप्टर का 4th पार्ट है जिसमें हम डिस्कस करेंगे द एज ऑफ रेवोल्यूशंस 1830 टू 1848। इसमें जो हम मेन चीज़ बात करेंगे, हम देखेंगे कि 1830 से लेकर 1848 के बीच में यूरोप में क्या परिस्थितियां थी उसके बारे में देखेंगे। लास्ट वीडियो अगर आपने मेरी देखी हो तो हमने जो एंड किया था लास्ट वीडियो का, वो एक गुज़िपी मैज़िनी के बारे में हमने पढ़ा था, जो कि एक क्रांतिकारी था यूरोप का। हमने डिस्कस किया था कि 1815 में फ्रांस में नेपोलियन का जो शासन था वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। उसके बाद दोबारा से मोनार्की आ जाती है। कंजर्वेटिव्स के बारे में हमने पढ़ा था कि कंजर्वेटिव्स क्या होते हैं। इन लोगों का मानना था कि दोबारा से पुराने तरीके से ही शासन होना चाहिए। इट मीन्स मोनार्की आनी चाहिए और राजाओं का ही शासन बरकरार रहना चाहिए। अब इनके अगेंस्ट में दो लोग हमें देखने को मिलते हैं जो मिडिल क्लास फैमिली के थे, जो हमने डिस्कस भी किया था। एक हैं आपके लिबरल और दूसरे उन्हीं को बोला गया बाद में जाके नेशनलिस्ट, ठीक है, राष्ट्रवादी। अब इन दोनों का रूप किसने लिया? रिवॉल्यूशंस ने, ठीक है। इन दोनों ने मिलके क्या किया? रेवोल्यूशन स्टार्ट कर दिया। और ये रेवोल्यूशन आप देखोगे कि यूरोप के काफ़ी जगहों पर हमें देखने को मिलेगा। ये आपको इटली में, जर्मनी, पोलैंड, ठीक है, आयरलैंड और एक ऑटोमन एम्पायर, पोलैंड में भी ऑटोमन एम्पायर था। इनके बीच में हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे क्या परिस्थितियाँ थी उस समय, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा कि अब इस वीडियो में हम पढ़ने के वाले हैं। आगे हम डिस्कस करते हैं। देखिए, मेन जो महत्वपूर्ण है वो 3 रेवोल्यूशंस हैं। एक फ्रांस में हुआ था, उसके बाद फ्रांस के साथ में ही ब्रुसेल्स है, और हम तीसरा देखेंगे ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इन 3 वॉर के बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे कि यहाँ पे किस तरीके से रेवोल्यूशन या किस तरीके से यहाँ पे हमें क्रांति देखने को मिलती है। सारी घटनाएं फ्रांस से ही शुरू होती है, तो इसी तरीके से ये वाला रेवोल्यूशन भी सबसे पहले हमें फ्रांस में देखने को मिला। फ्रांस में क्या होता है, सिर्फ कहानी की तरह आप समझिए कि जुलाई 1830 में फ्रांस में जो बूरबोन किंग था उसके खिलाफ दोबारा से रेवोल्यूशन कर दिया जाता है। आपको पता होगा इससे पहले क्रांति कब हुई थी? 1789 में फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ था, ठीक है। इसके बाद रिपब्लिक आया था। रिपब्लिक के बाद फिर आपको पता होगा कि 1799 में कौन आया था? नेपोलियन आ गया था, लेकिन नेपोलियन को हरा दिया था ब्रैप कंट्रीज़ ने। कब? 1815 में, ठीक है, 1814-15 के अराउंड। उसके बाद दोबारा से मोनार्की आ गई थी फ्रांस में। अब क्योंकि देखिए, फ्रांस के लोगों ने एक बार रिपब्लिक का टेस्ट चख लिया था, राइट। तो अब दोबारा से जब मोनार्की आई तो 15 सालों के बाद ही जो हमारे लिबरल लोग थे, जो पढ़े लिखे मिडिल क्लास थे, उन्होंने दोबारा से बूरबोन किंग के खिलाफ जो है रेवोल्यूशन स्टार्ट कर दिया, क्रांति शुरू कर दी। और इन्होंने दोबारा से क्या किया भाई? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वो लोग लेकर आए। उन्होंने बोला भाई कॉन्स्टिट्यूशन हम बनाएंगे। किन्होंने? लिबरल लोगों ने और रेवोल्यूशनरीज जो थे। और ये बोला कि लुइस फिलिप्स को ये बोला कि भाई आप लोग आए और यहाँ पर आकर शासन आप कर सकते हो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा रहेगा, हम जिस तरीके से बोलेंगे आपको उस तरीके से शासन करना है। लेकिन लुइस फिलिप्स क्या करता है? लुइस फिलिप्स जो है वो लिबरल लोगों की इस डिमांड को मना कर देता है, क्योंकि देखिए राजा जो है वो अपने हिसाब से काम करना पसंद करेगा, लेकिन कोई और उसके ऊपर कंट्रोल रखे ये कोई भी जो किंग है वो नहीं चाहेगा। तो इसी तरीके से लुइस फिलिप्स ने भी बोला कि भाई नहीं, मैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की का पार्ट नहीं बनूंगा। अब बात करते हैं ब्रुसेल्स में क्या हुआ था। देखिए, जो फ्रांस है, ठीक है, फ्रांस आपका यहाँ पे है, और ब्रुसेल्स ये जो आप पर्पल कलर में देख रहे हो छोटा सा पार्ट है बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल्स। जो ब्रुसेल्स है पहले वो यूके का पार्ट हुआ करती थी, मतलब यूनाइटेड किंगडम के ही अंडर में थी, ठीक है। अब जुलाई में ही क्या होता है, ब्रुसेल्स में जो फ्रांस में स्टार्ट हुआ था रेवोल्यूशन, उसकी चिंगारी हमें ब्रुसेल्स में देखने को मिलती है। वहाँ पे प्रोटेस्ट होता है,
ठीक है, वहाँ पे क्रांति की जाती है, रेवोल्यूशन होता है और इसका रिजल्ट हमें क्या देखने को मिलता है कि जो बेल्जियम है वो यूके से अलग हो जाता है और एक नई कंट्री के रूप में हमें देखने को मिलता है। अब एक बहुत ही फेमस लाइन है जो कि ड्यूक मेटरनिक ने कही थी फ्रांस के लिए, व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ यूरोप कैच्ड कोल्ड। इसका मतलब ये है कि जब भी फ्रांस जो है छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। इट मीन्स इसका मतलब ये है कि कभी भी अगर कोई क्रांति या कोई भी इंसिडेंट, कोई भी इवेंट, कोई भी रेवोल्यूशन फ्रांस से अगर शुरू हुआ है तो वो धीरे धीरे करके उसका इफ़ेक्ट जो है हमें पूरे यूरोप में देखने को मिलता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग यूरोप से होती है लेकिन धीरे धीरे वो पूरे यूरोप में फैल जाता है। अब देखिए, 2 रेवोल्यूशन के बारे में हम पढ़ चुके हैं, फ्रांस में और ब्रुसेल्स में हुआ था। इसके बाद जो थर्ड आता है वो है ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ग्रीक जो है वो पहले ऑटोमन एम्पायर के अंडर था 15th सेंचुरी से। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी क्योंकि भी फ्रांस छींकता है पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, सेम उसी तरीके से ग्रीक में भी क्या होता है, रेवोल्यूशन स्टार्ट हो जाता है। वहाँ पे हमें जो मिडिल क्लास फैमिली है उनमें नेशनलिज्म की भावना धीरे धीरे बढ़ने लगती है। ठीक, और नेक्स्ट चीज़ कि अब 1821 में ये लोग इंडिपेंडेंस की डिमांड करने लग जाते हैं, स्ट्रगल करने लग जाते हैं कि भाई हमें भी आज़ादी चाहिए। इसी के बीच जो वेस्टर्न यूरोप है वो जब छानबीन करते हैं, खोज करते हैं, तो ये पाते हैं कि जो ग्रीक है उसका खुद का एंशिएंट कल्चर है। भाई प्राचीन काल में ग्रीक का खुद का एक कल्चर हुआ करता था। ठीक है, लेकिन अब वो ऑटोमन एम्पायर के अंडर में है। ठीक, तो जब ये लोगों को पता चला भाई हमारा खुद का कल्चर है, तो वो लोग मुस्लिम एम्पायर जो कि ऑटोमन एम्पायर है उसके अगेंस्ट जो है वो प्रोटेस्ट करने लग गए। ठीक है, कि भाई हमें आज़ादी चाहिए। एक बहुत ही फेमस इंग्लिश पोएट और आर्टिस्ट है लॉर्ड बैरन, जिसने अपनी पोएट के ज़रिए और पेंटिंग्स वगैरह बना के लोगों को एकजुट करने की कोशिश की ताकि लोगों में नेशनलिज्म की भावना उभरे। इन द एंड हम देखते हैं कि ग्रीक वॉर के इस स्ट्रगल के बाद फाइनली एक लास्ट में ट्रीटी होती है जिसका नाम होता है ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। ये होती है आपकी 1832 में, जिसके बाद ये बोल दिया जाता है कि ग्रीक जो है अब एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा कि ये 3 वॉर कौन कौन सी थी। कि फ्रांस से स्टार्ट होता है, जुलाई 1830 रेवोल्यूशन के नाम से इसको जाना जाता है। इसका जो स्पार्क है वो ब्रुसेल्स तक पहुंचता है और एक मेटरनिक ने ये बोला था कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। इट मीन्स जो भी इंसिडेंट होते हैं, जो भी रेवोल्यूशंस होते हैं, अगर फ्रांस में कुछ स्टार्ट होता है, कुछ इवेंट्स होते हैं, तो इसका इफेक्ट जो है वो धीरे धीरे पूरे यूरोप में हमें देखने को मिलता है। इसके बाद हमने ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में पढ़ा। अब हम बात करते हैं द रोमांटिक इमेजिनेशन। द रोमांटिक इमेजिनेशन क्या थी इसके बारे में हम समझेंगे। देखिए, यहाँ पे रोमांटिक का मतलब है या रोमांटिसिज्म, उन लोगों को रोमांटिसिज्म बोला जाता था जो कि अपने अंदर देश के प्रति भावना को उभारने की कोशिश करते थे। किस किस के थ्रू? कल्चर के थ्रू, डांस के थ्रू, फोक सॉन्ग्स, फोक डांस, ठीक है, या फिर लैंग्वेज के थ्रू कि भाई अपनी मातृभाषा बोल के, लोकल लैंग्वेज बोल के, म्यूज़िक के थ्रू कि लोग अपने आप को एकजुट, एक साथ बंधा हुआ महसूस करें, पेंटिंग्स के जरिए कि इस तरीके से पेंटिंग्स बनाई जाती थी कि लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावना उत्पन्न हो, राष्ट्रवादी बने वो लोग। और इस टाइम पे हमें, इस टाइम मतलब हम कब की बात कर रहे हैं, 1830 टू 1848 के बीच की बात कर रहे हैं। ठीक है, इस बीच हमें काफ़ी सारे रोमांटिक आर्टिस्ट और पोएट्स भी देखने को मिलते हैं जिन्होंने काफ़ी हद तक ये सफल कोशिश की लोगों में नेशनलिज्म की भावना को बढ़ाने की। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। इसके साथ ही एक जर्मन फिलोसोफर के बारे में हमें जानने को मिला जिसका नाम था जॉन गॉटफ्रीड हैडर। ठीक है, अब इसका कहना क्या था, इसका मानना ये था कि लोगों के अंदर जो नेशनलिज्म की भावना है, जो कल्चरल
भावना है वो आप लोगों के अंदर म्यूज़िक के थ्रू, सॉन्ग के थ्रू, डांस के थ्रू ही लेकर आ सकते हो। और जब वो लोग गाना सुनेंगे, एक दूसरे को कनेक्ट कर पाएंगे, तो उसके ज़रिए जो उनके अंदर भावना जगेगी उसको बोला जाएगा दास वॉक। ठीक है, इसी के साथ एक और वर्ड जॉन ने यूज़ किया जिसको बोला जाता है वॉलगिस्ट्स। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, जब आपके अंदर ट्रू फीलिंग आ जाएगी नेशनल से मतलब जुड़ी हुई, तो आपको वॉलगिस्ट बोला जाएगा। राइट, यहाँ तक आई होप समझ आएगा। ये सिंपल वर्ड ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे वंदे मातरम हो गया, इनकलाब हो गया, हम जो नारे लगाते हैं तो इससे हम एक दूसरे के साथ कनेक्टिंग फील करते हैं ना कि हम, हाँ जी, हम इंडियन हैं। ठीक है, तो ये जस्ट वर्ड हैं जो आपको याद रखने हैं कि जर्मन फिलोसोफर कौन थे, भाई जॉन हैडर थे, और उसने कौन से वर्ड दिए थे, तो ये आपको नाम ध्यान में रखने हैं। राइट, आगे बात करते हैं कि लैंग्वेज का भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल रहा है रेवोल्यूशन के टाइम पे। कैसे रहा इसको हम समझेंगे। देखिए, लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ है बहुत इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेट करने के लिए। ठीक है, मैं जो बोल रही हूँ अगर आप तक समझ ही नहीं आएगा, या फिर मैं अगर किसी दूसरी लैंग्वेज में बोलूँ तो मे बी शायद आपको समझ नहीं आए, लेकिन एक दूसरे की भावना को समझने के लिए, ठीक है, उनकी फीलिंग्स को समझने के लिए लैंग्वेज जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, अब इस टाइम पे क्या हुआ, लोग, जब रेवोल्यूशन हो रहा था तो लोगों ने लोकल और फोक लैंग्वेज यूज़ करने स्टार्ट कर दिए, जो कि एंशिएंट टाइम में भी देखने को मिलता है, और इसने बहुत ज़्यादा हेल्प की नेशनल फीलिंग को बढ़ाने में। एक केस स्टडी पढ़ते हैं, पोलैंड के बारे में जानेंगे। जो पोलैंड है उस टाइम पे वो रशिया के अंडर हुआ करता था। ठीक है, मतलब रशिया उसके ऊपर शासन कर रहा था, और ये उस टाइम पे बहुत ग्रेट पावर्स के रूप में देखा जाता था। रशिया हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, ठीक है, प्रशिया। पोलैंड जो है वो बहुत लंबे टाइम से कोशिश कर रहा था इंडिपेंडेंस पाने की, किससे, रशिया से। लेकिन रशिया ने क्या किया, रशिया ने पॉलिश लैंग्वेज को बैन कर दिया कि अब से कोई भी पॉलिश लैंग्वेज में बात नहीं करेगा, आप सिर्फ रशियन लैंग्वेज ही यूज़ करोगे। लेकिन जो पोलैंड के लोग थे, जो लोकल लोग थे, उनको तो रशियन लैंग्वेज आती नहीं थी, तो उन्होंने सरकार के अगेंस्ट रेवोल्यूशन करने के लिए लैंग्वेज को अपना हथियार बनाया, और उन्होंने हर जगह पे पॉलिश लैंग्वेज यूज़ करनी स्टार्ट कर दी। चाहे वो आपका चर्च हो, चाहे वो आपका कोई सरकारी काम हो, चाहे वो आपके स्कूल्स हों, चाहे वो आपका घर हो, हर जगह पे जो आम जनता थी वो पॉलिश लैंग्वेज यूज़ करने लगी, जिसकी वजह से रशिया ने काफ़ी पनिशमेंट्स भी दी लोगों को। उनको साइबेरिया भेज दिया जाता था, जेल में डाल दिया जाता था। लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि रेवोल्यूशन के लिए जो लैंग्वेज है वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसका एग्जाम्पल हम रशिया और पोलैंड से ले सकते हैं। ठीक है, बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग रेवोल्यूशन चला था यहाँ पर उस टाइम पे। अब आगे हम बात करते हैं हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट्स के बारे में कि ये क्या चीज़ है। देखिए, हंगर क्या है, भूखमरी। अब ऐसा होता है कि क्योंकि जो हम रेवोल्यूशन है वो हम कब पढ़ रहे हैं, 1830 से लेकर 1848 के बीच में पढ़ रहे हैं। तो हंगर, हार्डशिप और पॉपुलर मूवमेंट्स, इसमें हम 3 कैटेगरीज में इसको हम डिवाइड करेंगे, और ये चीज़ देखेंगे। एक चीज़ देखेंगे हम 1830 में क्या हुआ था, दूसरा हम देखेंगे कि 1845 में क्या हुआ था, और तीसरा हम देखेंगे कि 1848 में क्या हुआ था। ठीक, एक एक करके इसके बारे में समझेंगे कि क्या था। देखिए, 1830 में क्या होता है, और आप बोल सकते हो 19th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ के आसपास। ठीक है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है यूरोप में, पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन लोगों को जॉब नहीं मिल रही। ठीक है, अब जो जॉब ढूंढने वाले लोग हैं उनकी पॉपुलेशन भी तेज़ी से बढ़ रही थी। साथ ही क्योंकि पॉपुलेशन भी बढ़ रही है और जॉब भी नहीं मिल रही है, और जॉब की खोज में लोग क्या करेंगे, रूरल एरिया से सिटीज़ में जा रहे थे। ठीक है, और इसी टाइम पे आप देखोगे 1830 के टाइम पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी बहुत तेज़ी से चल रहा था। अब क्योंकि इंडस्ट्रीज़ बहुत तेज़ी से हो रही थी, अब इंडस्ट्रीज़ की वजह से जो स्मॉल प्रोड्यूसर थे, जो लोकल मतलब छोटे छोटे औद्योगिक हमारे व्यक्ति थे,
उनके लिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और वो भी एक टाइम पे आके हंगर की चपेट में आ गए। ठीक है भाई, भूखमरी बहुत ज़्यादा फैली हुई थी उस टाइम पे। ठीक, तो ये सिनेरियो था, ये तो हमने कहानी देख ली। अब इसके बाद देखते हैं और क्या कहानी थी। एक और इंसिडेंट के बारे में हम पढ़ते हैं जो कि हुआ था 1845 में। अब ये जो इंसिडेंट है वो कहाँ का है, सिलेशिया इंसिडेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ के लोगों को क्या होता था, कॉन्ट्रैक्ट मिला जाता था। जो वेवर्स होते थे, जो कपड़ा बनाते हैं ना घर पे, तो उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता था और बोला जाता था, ऑर्डर दे देते थे कि भाई इतना सामान आपको तैयार करके रखना है। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्टर जो हैं ऑर्डर तो पूरा बनवा लेते थे, सामान ले लेते थे, लेकिन जब पेमेंट की बात आती थी तो उनको पूरी पेमेंट नहीं दी जाती थी वेवर्स को। अब इससे नाराज़ होके क्या होता है, जो वेवर्स हैं वो अगेंस्ट हो जाते हैं किसके, कॉन्ट्रैक्टर्स के। एक जर्नलिस्ट है विलियम वॉल्फ, इसने इस सिचुएशन को डिस्क्राइब करते हुए ये बताया है कि एक दिन क्या होता है, 1845 में 4 जून को लगभग दोपहर को 2 बजे जितने भी वेवर्स होते हैं, मतलब जिन्हें ऑर्डर दिया जाता है, ऑर्डर ले लेते हैं लेकिन पेमेंट नहीं मिलती, वो लोग सारे पेयर बना के इकट्ठे होके एकजुट होके जाते हैं कॉन्ट्रैक्टर के घर और वहाँ पे जाके उनसे डिमांड करते हैं कि हमें जो है हमारी ज़्यादा पेमेंट दीजिए, मतलब पूरी पेमेंट हमें करिए। ठीक, जब वो कॉन्ट्रैक्टर नहीं मानता तो इस सिचुएशन में क्या करते हैं, ये जो वेवर्स हैं उनके घरों में तोड़फोड़ करते हैं, खिड़कियां तोड़ देते हैं। ठीक है, इस सिचुएशन में जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं वो अपना घर बार छोड़ के भाग जाते हैं, पास के गांव में जाते हैं, लेकिन वहां से उनको हेल्प नहीं मिलती। अब 24 घंटे के बाद जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो आर्मी लेकर आती है और देखते ही देखते वहाँ पे गोलियां चल जाती हैं और कुछ वेवर्स जो हैं मर जाते हैं। लेकिन इससे हमें ये भी देखने को मिलता है, इससे पहले कभी भी वेवर्स के अंदर इतनी हिम्मत नहीं आई थी कि वो कॉन्ट्रैक्टर्स के घर पे जाके उनसे कुछ डिमांड करें। अब एक बार ये इंसिडेंट होने के बाद ये तो पता चल गया था कि लोग जो हैं वो अपनी डिमांड को पूरा करवाने के लिए किसी भी हद तक अब जा सकते हैं। ठीक है, आगे एक और इंसिडेंट की बात करते हैं। कुछ साल बाद, 3 साल बाद 1848 में क्या होता है, यूरोप में बहुत ज़्यादा फूड शॉर्टेज हो जाता है। भाई अनाज की कमी हो जाती है, वहाँ पे अनाज की भी कमी होती है। इसके साथ साथ हम बोल सकते हैं कि उसी साल वहाँ पे जो हार्वेस्ट था, वहाँ की जो खेती थी, जो फसलें थी, वो बर्बाद हो जाती हैं, फसल भी नहीं होती। अब क्योंकि फूड की शॉर्टेज है, फसल भी ख़राब हो गई इस साल, तो फूड के जो प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब लोगों की डिमांड होती है कि भाई हमें तो खाना चाहिए, वहाँ पे रिवोल्ट स्टार्ट हो जाता है, राइट। और जब रिवोल्ट स्टार्ट हो गया, इसी के बाद मतलब सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी वहाँ पे कि हम देखते हैं जो लुइस फिलिप्स था उसको अपनी गद्दी छोड़ देते हैं और वो वहाँ से भाग जाता है। अब क्योंकि राजा भाग गया, सिचुएशन इतनी ख़राब हो रखी है, फूड की शॉर्टेज है, ठीक है, फसल नहीं हुई है, रिवोल्ट चल रहे हैं, प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हैं और राजा भी भाग गया, तो इस सिचुएशन में अब क्या होगा, अब यहाँ पर आएंगे हमारे मिडल मैन, हमें देखने को मिलेगा कि मिडल मैन गद्दी को संभालेंगे। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब बात करते हैं कि 1848 में, अब मैंने यहाँ पे बताया ना कि राजा भाग गया, अब जो पावर है वो किसके हाथ में आ जाती है, आपके जो लिबरल्स लोग थे, जो मिडिल क्लास फैमिली थी ना, उनके हाथ में आ जाते हैं। और मिडिल क्लास में कौन कौन थे, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था। मिडिल क्लास में आपके लोग आते हैं जो भी बिजनेसमैन हो गए, टीचर हो गए, लॉयर हो गए, ठीक है, ये सारे लोग आपके मिडिल फैमिली या मिडिल क्लास में इंक्लूड होते थे। अब क्या होता है, इनकी देखिए सिर्फ मेन 3 ही डिमांड थी। सबसे पहले तो एक तो ये लोग जो मिडिल क्लास थे, जो लिबरल लोग थे, ये अपना खुद का नेशनल स्टेट बनाना चाहते थे, जिसमें पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स रखे गए कुछ, जिसमें 3 चीज़ें बोली गई। सबसे पहली चीज़ इसमें बोली कि हमें खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ेगा, सबसे पहले कि भाई खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, तभी हम उसके हिसाब से काम करेंगे, कौन, नेशनल स्टेट या फिर नेशनल असेंबली। तीसरी चीज़ उन्होंने बोली कि फ्रीडम होनी चाहिए प्रेस को पूरी तरीके से। भाई प्रेस ही अगर फ्री नहीं होगी तो उस टाइम पे हम बोल सकते हैं कि
सिचुएशन सही नहीं है, फ्रीडम नहीं मिली हुई है। और तीसरी चीज़ उन्होंने क्या बोली कि फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन को भी पूरी तरीके से फ्रीडम दे दी। ठीक है, ये 3 डिमांड है, ये आपको याद रखनी है। इसके बाद क्या होता है, देखिए जर्मन की कहानी हम समझते हैं। जर्मनी में क्या होता है, एक पॉलिटिकल एसोसिएशन बनाते हैं। ये कौन बनाते हैं, मिडिल क्लास मिलके बनाते हैं। देखिए मिडिल क्लास जो थी वो मेजॉरिटी में थी, और जो लोग थे किस किस ने, उसमें आपके वर्कर्स भी थे, ठीक है, फार्मर्स भी थे। ये सब लोगों ने मिलके इनको सपोर्ट करके मिडिल मैन को जो है नेशनल असेंबली के हेड बनाया। अब इन्होंने डिसाइड किया कि वोट दिए जाएंगे, वोट के अधिकार सबको दिए जाएंगे। ठीक है, जर्मन नेशनल पार्टी को बोला गया कि भाई सबको वोट देने का अधिकार मिलेगा यहाँ पे। एक दिन आता है 18 मई 1848 का, जिसमें आपके 831 जो इलेक्टेड मेंबर्स थे जिनको वोट देके जिताया जाता है, ये सारे लोग इकट्ठे होते हैं। कहाँ पे, फ्रैंकफर्ट में, और उस जगह का नाम होता है सेंट पॉल चर्च। इस जगह पे ये लोग इकट्ठे होते हैं। अब देखिए क्योंकि ज़्यादातर लोग ना, इसके जो मेंबर्स थे वो मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे। अब ये लोग हो गए ज़्यादा शक्तिशाली, डोमिनेंट इनका हो गया, ठीक है, वर्चस्व इनका दिखाई देने लग गया। तो ये जो मिडिल क्लास थे ये अपनी मर्जी से काम करने लग गए, जिसकी वजह से जो वर्कर्स हो गए, ठीक है, जो फार्मर्स हो गए, इन लोगों की जब इन्होंने देखा भाई हमारी डिमांड जो है वो फुलफिल नहीं हो रही है, तो ये लोग इस असेंबली को छोड़ के चले जाते हैं। यहाँ तक आई होप आपको कहानी समझ आई होगी। अब जो कुछ राजा थे इधर उधर के, ठीक है, मतलब पड़ोस के राजा, जब उन्हें पता चलता है कि भाई वर्कर्स फार्मर्स ये अपना मतलब या इस असेंबली से जा चुके हैं, तो बाकी के जो राजा था, ठीक है, ये जो लुइस फिलिप्स यहाँ पे भागा था, तो वो वापस आता है और वो क्या करता है, यहाँ पे इस असेंबली को भंग कर देता है, अटैक कर देता है इसके ऊपर, और ये यहीं पे ख़त्म हो जाती है, दोबारा से मोनार्की आ जाती है। ठीक है, इस पूरी सिचुएशन को देख के आप ये बोल सकते हो कि सिचुएशन, अब लोगों को ये तो समझ आ चुका था कि भाई हमें जो है वो आज़ादी चाहिए, पूरी तरीके से फ्रीडम चाहिए, मोनार्की हमें नहीं चाहिए, बल्कि एक रिपब्लिक नेशन होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ ही हम ये भी बोल सकते हैं, अब ये जो नेशनल असेंबली भी बनाई गई थी, अब ये जो रिवोल्ट हो रहे थे, इसमें वुमेन्स का क्या रोल रहा, पॉलिटिकल राइट्स वुमेन्स का क्या रहा, इसका रोल क्या रहा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो हम ये बोल सकते हैं कि देखिए लिबरल मूवमेंट में या फिर जो मिडिल क्लास के लोग थे उस मूवमेंट में वुमेन्स का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल था। भाई वुमेन्स ने अपनी खुद की पॉलिटिकल एसोसिएशन बना ली थी, खुद की पार्टी बना के तैयार कर ली थी, और इसके साथ साथ वुमेन्स लोग ने ही खुद का न्यूज़पेपर निकालना स्टार्ट कर दिया था, और वुमेन्स जो है वो पॉलिटिकल मीटिंग्स में भी पार्टिसिपेट करती थी। इतनी सारी चीज़ें के होने के बावजूद भी हम ये बोल सकते हैं कि ये जो नेशनल असेंबली बनाई गई थी, ये जो 831 मेंबर्स इसमें इलेक्ट होकर आए थे, इसमें वुमेन्स को ज़्यादा अहमियत नहीं दी गई, इनको पूरे तरीके से नज़रअंदाज कर दिया गया, हम ये बोल सकते हैं। क्योंकि आपकी बुक में भी एक डायग्राम दे रखा है, ये उस असेंबली की पिक्चर है। अगर आप ध्यान से देखो इसमें क्या है, ये जो आपके इलेक्टेड लोग हैं ये सारे नीचे बैठे हुए हैं, राइट, और यहाँ पे जो भी हेड हैं वो लोग बैठे हुए हैं, और ये जो ऊपर गैलरी में ऊपर बैठे हुए हैं ये सारी आपकी वुमेन्स है। वुमेन्स सिर्फ और सिर्फ देखने आई हुई हैं, कुछ बोल नहीं सकती है यहाँ पर, ठीक है, आप बोल सकते हो सिर्फ ऑब्जर्वर की तरह हैं, इनका पार्टिसिपेशन यहाँ पर कुछ नहीं माना जाएगा। और ये जो आपको बीच में जो पिक्चर दिखाई दे रही है ये है आपकी जर्मेनिया। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब इन सारे सिचुएशन को देख के दोबारा से मोनार्की तो आ चुकी थी, जो भी रिवोल्ट हुए थे वो भी ख़त्म हो चुके थे, बट हम ये नहीं बोल सकते मतलब मोनार्की दोबारा आ गई, लेकिन कुछ हमें चेंजेस भी देखने को मिले हैं। अब वो चेंजेस क्या थे, फॉर एग्ज़ाम्पल जो सर्वडम सिस्टम था,
जो लोगों को पहले बंधुआ मजदूरी करनी पड़ती थी, अब राजाओं ने ये समझ लिया था कि भी हम इनको ज़्यादा टाइम तक गुलाम बना के नहीं रख सकते, तो वो पूरी तरीके से इन्होंने अबॉलिश कर दी थी। ठीक है, तो काफ़ी अच्छे चेंजेस भी, और धीरे धीरे करके फिर काफ़ी रिवॉल्ट हुए और आज का जो यूरोप है हमें देखने को मिलता है। ये वीडियो अभी के लिए यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी ही आएगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। जब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।